हाय स्टूडेंट्स, आपको दिख रही है स्क्रीन? Hi everyone, can you see the screen now? Himani and Preetham, let's wait for 2 more minutes for others to join. Okay, ma'am. Okay, ma'am. अभी तो Unknown caller. Hello. Yes. बताइए। नहीं मैम, एक्चुअली मैं ये सब नहीं देख रही हूँ अभी फिलहाल, एंड वी डोंट हैव सच रिक्वायरमेंट इन आवर कंपनी फॉर नाउ। नहीं, वी आर नॉट लुकिंग फॉर दिस एक्टिविटी फॉर आवर कंपनी फॉर नाउ।
ओके, सो आई थिंक अभी कुछ स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया ऑलरेडी, सो वी शुड स्टार्ट. We were discussing earlier about we just started this new topic called law of sales of goods. लास्ट क्लास में हमने ये जस्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, हमने कुछ इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था. पावर ऑफ अटर्नी हमने कर लिया था, कवर कंप्लीट कर लिया था इनफैक्ट हमने. सो दिस इज फॉर टुडेज क्लास, दिस कैन बी अ न्यू टॉपिक टू अस, जो हम जिसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे इसका मीनिंग. व्हाट एग्जैक्टली, आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, जो भी लोग अपने जिन्होंने भी अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है. So in your third unit, you have got a topic called law of sale of goods. जैसे कि टॉपिक का मीनिंग नेम जो है, इसमें तीन वर्ड्स हैं. कंस्टिट्यूट दिस पर्टिकुलर टॉपिक कंस्टिट्यूट्स ऑफ दीज टू वर्ड्स, लॉ ऑफ सेल ऑफ गुड्स. यानी कि व्हाट एग्जैक्टली द लॉ वी हैव, और व्हाट एग्जैक्टली जैसे हम बोलते हैं कि क्या कानून हमारे पास है कि अगर हम किसी भी गुड को सेल करेंगे तो हमें क्या कानून को फॉलो करना होगा, क्या लॉ को फॉलो करना होगा, या क्या कुछ करना होगा. वो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर act or in this particular law, which is the law of sale of goods. Law of sale of goods basically is the law which is applicable on, you can say, all the businessmen जो काम कर रहे हैं सेल का काम कर रहे हैं, चाहे तो वो मैन्युफैक्चर करके सेल का काम कर रहे हो. सेल किस तरह से हो सकती है? किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना हम दो तरह से कर सकते हैं. या तो हम उस प्रोडक्ट को खुद बनाएं, मैन्युफैक्चर करें, प्रोड्यूस करें, हम उसके प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, और फिर हम उसको सेल करें. या कुछ लोग क्या करते हैं, वो बहुत बड़े लेवल पे अगर अपनी कोई फैक्ट्रीज या इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, तो वो किसी जगह से कुछ सामान को सस्ते में खरीद के या इंपोर्ट सस्ते में करके बल्क में उसको एक्सपेंस थोड़ा सा अपना मार्जिन रख के उसको फिर सेल करते हैं, रीसेल करते हैं. सो उनका बिजनेस हो जाता है परचेज एंड सेल का, जिसमें कि सपोज बल्क में उन्होंने कुछ क्वांटिटी बहुत ज्यादा अगर इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री से, जहां पर कि वो बहुत इजीली अवेलेबल होता है, तो अपनी कंट्री में वो सस्ते में मंगवा के उसके ऊपर अपना कुछ मार्जिन रख के, से 3%, 10%, 5%, वटेवर, और अपनी कंट्री में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आगे बेचते हैं. तो चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे तो मैन्युफैक्चर करके हम सेल कर रहे हो या हम परचेज करके सेल कर रहे हो, परचेज एंड सेल का हमारा बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, तो उस अगर कहीं पर भी सेलिंग हो रही है तो हमें, एंड वी आर द बिजनेसमैन, देन वी हैव टू फॉलो दिस पर्टिकुलर लॉ. क्लियर है? इफ वी आर द बिजनेसमैन और we are the you can say we are running a business wherein we have to sell something, क्योंकि कोई भी बिजनेस है उसमें बेचना तो रहेगा ही रहेगा, सेलिंग तो रहेगा ही रहेगा. हम चाहे तो प्रोडक्ट सेल करें, चाहे कोई सर्विस सेल करें, चाहे बना के सेल करें, चाहे खरीद के आगे सेल करें, कैसे भी करें, बट सेलिंग तो रहेगा ही. तो जो भी कोई बिजनेस है, हर कंपनी जो सेल कर रही है कुछ भी प्रोडक्ट, उसके ऊपर ये लॉ ऑफ सेल ऑफ गुड्स जो है वो अप्लाई होता है. ठीक है? सो दिस पर्टिकुलर लॉ केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1979 में बन गया था, टू कंट्रोल बेसिकली, ताकि हर कोई एक्सप्लॉइट ना करे कंज्यूमर्स को, हर कोई बिजनेसमैन कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट ना करे, इसलिए ये लॉ बना था. सो वेरियस बिजनेसमैन एंड कंज्यूमर्स नॉर्मली मे हैव द फ्रीडम टू गेट इनटू व्हाटएवर कॉन्ट्रैक्ट दे सी फॉर देमसेल्व्स. आप हम सभी के पास ये बहुत फ्रीडम है हमारी कंट्री में कि हम कुछ भी बिजनेस चाहें वो स्टार्ट कर सकते हैं. हम छोटी सी अपनी शॉप स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हम बल्क में कुछ सामान खरीद के अपनी शॉप में रखेंगे और हम उसको धीरे धीरे करके एज अ रिटेल शॉप उसको हम कुछ भी चीजों को बेच सकते हैं अपना थोड़ा सा मार्जिन रख के. वी आर फ्री टू डू दैट. एवरीबडी इज फ्री टू बेसिकली एंटर इनटू सच कॉन्ट्रैक्ट. So any contract which is involving the sale of good, wherein it will be requiring certain statutory restrictions. कुछ ना कुछ restrictions तो है. हमें freedom है कि हम कुछ भी काम start कर सकते हैं, but अपनी मर्जी से हम बहुत ज्यादा एक level के बाद exploitation consumer का नहीं कर सकते.
जो चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल भी हैं बट एथिकल नहीं है, उन सब चीजों को ये लॉ ऑफ सेल ऑफ गुड्स रोकता है। जैसे कि अगर हम कंज्यूमर है, सपोज करिए कोई भी एक चीज है जिसकी वैल्यू आज के डेट में 2 रुपीज है, तो वो एकदम से वो चीज 2 रुपीज की जो चीज है वो 20 रुपीज की या 50 रुपीज की मार्केट में नहीं हो सकती, नहीं, बिकॉज दैट इज अनएथिकल एंड दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। अदरवाइज कंज्यूमर्स ही बिल्कुल जीरो हो जाएंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के। तो ये जो अनएथिकल चीजें हैं वहां पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है गवर्नमेंट ने या लॉ ने या जो भी हमारा जुरिस्डिक्शन है उसने, वो पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो इस लॉ में स्टेटेड है। सो वेरियस रूल्स एंड गाइडलाइंस आर क्रिएटेड कीपिंग इन माइंड द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंज्यूमर्स। ये लॉ समझ आ गया आपको कि मेन ये लॉ किस लिए है? टू रेस्ट्रिक्ट बिजनेसमैन, ताकि वो एक्सप्लॉयटेशन ना कर सकें, या कंज्यूमर्स को सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली ये लॉ क्रिएट किया गया है। और इस लॉ के अगेंस्ट सर्टेन गाइडलाइंस हैं which are being which has to, those guidelines are to be followed, those guidelines have to be followed by all the businessmen who are entering into any kind of business for sale or selling any product or service or anything. Consumers कौन होते हैं? They are the group of the people who buy certain commodities which can be involved in their trade, profession or business. Consumers lie at the end of the ट्रेड चेन। कोई भी ट्रेड चेन होती है, ट्रेड चेन से हम क्या समझते हैं? ट्रेड चेन का मतलब होता है कि हमने जैसे ही कोई चीज सोची बिजनेस में करने का, ट्रेड करने का सोचा, तो उसके स्टार्टिंग से ही कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हो गई, शुरुआत कहाँ से हुई, कौन कौन पार्टीज इन्वॉल्व हैं, कहाँ से हम वेंडर कौन होगा, कौन हमें रॉ मटेरियल देगा, प्रोड्यूस कहाँ करेंगे, फैक्ट्रीज में कौन वर्कर्स होंगे, एम्प्लॉयज कौन होंगे, मैनेजर्स कौन होंगे उनको कंट्रोल करने के लिए, प्रोड्यूस कर हो जाएगा, उसके बाद पैकेजिंग कहाँ होगी, पैकेजिंग होने के बाद मतलब यू सी चेन है ये ऑफ पीपल कि कौन कौन कहाँ कहाँ पे अपना रोल क्रिएट करेगा और उसको कंप्लीटली करेगा फुलफिल। जैसे कि एक बार प्रोडक्ट बन, पहले तो कुछ लोग प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे जो मैन्युफैक्चर करेंगे, उसके बाद मैन्युफैक्चर होने के बाद आगे वो पैकेजिंग कहाँ होगी, पैकेजिंग कौन करेगा, पैकेज प्रोडक्ट्स बन भी गए तो फिर वो बड़े पैकेज उनके कार्टन्स में बनेंगे, क्योंकि एक एक दो क्वांटिटी तो जाएगी नहीं कंपनी या फैक्ट्री के बाहर मार्केट से बेचने के लिए, इट विल बी अ ह्यूज क्वांटिटी। कहाँ पर कौन लेकर जाएगा, किन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में वो जाएगा पैकेजिंग मार्केट में, कहाँ कहाँ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन कौन होंगे, होलसेलर्स के पास जाएगा पहले, फिर रिटेलर्स के पास जाएगा या डायरेक्ट रिटेलर्स के पास जाएगा, और फाइनली एंड में किसके पास पहुंचता है? वो रिटेलर्स के थ्रू हमारे कंज्यूमर्स के पास। जो कंज्यूमर्स होते हैं वो डायरेक्ट कंज्यूमर्स होते हैं, यानी कि अब वो उस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद आगे कोई बिजनेस नहीं करेंगे और डायरेक्ट कंज्यूम करेंगे। ठीक है, नहीं तो एक या दो चीज चेन तो इसमें भी लग जाती है लेवल्स की, कि आप सपोज होलसेलर अगर है, आपने बल्क में खरीदा, तो अब आप आगे छोटी छोटी दुकानों पे रिटेल में बेचेंगे और फिर वो दुकानों से हमें कंज्यूमर्स तक पहुंचेगा। तो होलसेलर्स डायरेक्टली कंज्यूमर्स से डील नहीं करते। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कंज्यूमर्स, कि कंज्यूमर्स कौन है जिनके बारे में हम लॉ ऑफ सेल ऑफ गुड्स, जिनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हम बात कर रहे हैं, वो कंज्यूमर्स कौन है? वो कंज्यूमर्स वो लोग हैं जो डायरेक्ट अपनी एंड को विशेस को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्ट को खरीदते हैं और उसको डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करने का मतलब हो जाता है कि अब आगे वो बिजनेस नहीं करेंगे एंड दे वांट दैट प्रोडक्ट टू बी कंज्यूम। फॉर एग्जांपल, एक सपोज एक प्रोडक्ट है पेन, जिसको हम यूज करते हैं, पेन के बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, आगे वो होलसेल में इकट्ठे कई कई हजार या कई लाख पेन को इकट्ठा आगे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज में, या अपनी कंट्री में आगे होलसेलर्स को बेचेंगे एक बड़ी क्वांटिटी, और होलसेलर वो बड़ी क्वांटिटी को फिर छोटी छोटी क्वांटिटी रिटेलर्स को देगा। कि सपोज उसने 1 लाख पेन लिए हैं, तो अब 1 लाख पेन को वो सपोज 10,000 दुकानों पे बांटता है या 1,000 दुकानों पे बांटता है, तो कुछ कुछ प्रोडक्ट अमाउंट वो बांटेगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिटेलर्स। बट वो रिटेलर्स भी डायरेक्ट कंज्यूमर्स तो होते नहीं, वो फिर से आगे कहीं और बेचेंगे। तो डायरेक्ट कंज्यूमर्स कौन हो गए? मे बी द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज और एनीबडी हु यूजेस द पेन फॉर द डायरेक्ट कंजम्पशन। ठीक है, कंजम्पशन का मतलब सिर्फ ये नहीं समझिएगा कि अगर हम किसी चीज को खा रहे हैं तो ही कंज्यूम करना होता है। वो कंजम्पशन का मतलब वो नहीं होता। इट मीन्स दैट व्हेनेवर वी आर एक्चुअली यूजिंग एनी प्रोडक्ट ऑल्सो,
क्योंकि उस प्रोडक्ट का नेचर जो है, जो भी उस प्रोडक्ट का नेचर है, हम उस प्रोडक्ट के नेचर के हिसाब से उसको यूज अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। Now most of the terms and conditions of the law of sale of goods 1978 are found between section 12 and 15 of this section of this particular जो हमारा ये लॉ बना है, उसके अंदर जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उसमें कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशंस लेट डाउन है वो 12 से लेकर 15 सेक्शन के बीच में है। जैसे कि सेक्शन 12 क्या कहता है, द राइट टू सेल गुड्स मस्ट बी हेल्ड बाय द सेलर, यानी कि जो बेचने का जो राइट है, जो गुड्स को बेचने का राइट है वो किसके पास है, सेलर के पास है, कंज्यूमर्स के पास नहीं है। कंज्यूमर्स बेसिकली उसको खरीद रहे हैं अपने डायरेक्ट यूज के लिए, डायरेक्ट इमीडिएट यूज के लिए। ठीक है, और आगे फर्दर उसके साथ कोई बिजनेस उनका करने का नहीं है। सो बेसिकली द राइट टू सेल द गुड्स लाइज विद द सेलर ओनली। Next is in the case the goods are found to be stolen, the seller loses the right to sell the goods. अगर गुड्स जो हैं कहीं पर आपको मिले हैं, आपको कहीं से चुराए हुए गुड्स है तो आपने चोरी कर लिया, या आपको कहीं पर किसी दूसरे का सामान मिल गया, सपोज आपने कहीं पर आपको कोई सामान मिल गया और आपने वो खरीदा नहीं है कहीं से, या प्रॉपर आपके पास उसका बिलिंग नहीं है, या आप उसके ओनर नहीं है उस पर्टिकुलर गुड के, तो आपको बेचने का राइट नहीं है। तब आपको बेचने का राइट नहीं है क्योंकि वो आपका प्रोडक्ट नहीं है, या वो प्रॉपर्टी ही आपकी नहीं है, वो किसी और की थी। आप या तो चुरा कर लेकर आओ, या आपको एक्सीडेंटली कहीं से मिल गया जो किसी और का है, शायद वो ढूंढ रहा होगा तो उसको वो चीज बिलोंग करती है, तो हमें वो चीज उसको पहुंचानी चाहिए जो उसका ओनर है। तो इफ द पर्सन इज नॉट द ओनर ऑफ द गुड देन ही डजंट हैव द राइट टू सेल इट। ठीक है, इन सच सिचुएशंस द बायर माइट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिटर्निंग द गुड्स टू द राइटफुल। वही चीज है कि अगर आपको कोई चीज मिली भी है, ये एथिकल भी होती है चीज कि अगर आपको किसी और की कोई चीज मिली है तो आप कोशिश करेंगे जो उसका ओनर है उस तक वो चीज पहुंचा दें, रादर कि आप उसका मिसयूज करें या आप उसको यूज कर लें। A commodity hired by a seller cannot be sold as the buyer has no legal rights on the commodity and the commodity is still in the possession of the hiring party. Commodity hired by a seller, हायर्ड का मतलब होता है, हायर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को हमने किराए पर लिया है, हमने किसी चीज को किराए पर लिया है, या किसी चीज को किराए पर नहीं भी लिया तो हमने उसका कुछ हमने पे करना है अमाउंट, और हमें अगेन अगर हम किसी चीज को हायर करते हैं तो वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं बन जाती है, लीगल राइट नहीं रहता है। तो हम अगर हमारा कोई लीगल राइट नहीं है किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर, हम उसको बेच ही नहीं सकते। सो अगेन obviously the right of the selling any goods belongs to seller, but अगर वो जो commodity है या कोई good है या कोई सर्विस है वो अगर है ही नहीं हमारी तो हम बेचेंगे नहीं, तो हमें राइट नहीं है बेचने का। ये सेक्शन 12 कहता है। सेक्शन 13 कहता है if a commodity is being sold by using its description, commodity must correspond to the description। जैसे कि हमारा हमने कोई commodity बेची है हमने, और हम उसका बिल भी देते हैं, हमें बिल मिलता है ना, हर चीज के साथ हमें एक इनवॉइस मिलता है, चाहे आप कुछ भी खरीदें। आप सपोज कोई इलेक्ट्रॉनिक आपने खरीदा है सामान अपने घर के, फॉर एग्जाम्पल हम फ्रिज, टीवी, ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक खरीदते हैं, हर कमोडिटी का, हर प्रोडक्ट का एक नंबर होता है, यूनिक नंबर होता है, जो कि हमें कहीं ना कहीं बिल या इनवॉइस पर मेंशन होता है। अगर हम कमोडिटी को बेच रहे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन भी हम लिखेंगे और डिस्क्रिप्शन सही लिखेंगे। ऐसा नहीं कि हमने बेचा है क्वांटिटी 1 और हम बिल में लिख रहे हैं कि क्वांटिटी 2 इज सोल्ड। ठीक है, इफ अ बायर रिलाइज at least on parts of the commodity which he is buying according to the description, those parts of the commodity must be present in the commodity। इसका क्या मतलब हुआ, if the buyer release at least parts of the commodity, मतलब कि अगर बायर के पास सिर्फ पार्ट्स हैं, जिसका वो बिजनेस करता है, बेचने का, पार्ट्स का बिजनेस करता है, तो डिस्क्रिप्शन में सिर्फ पार्ट ही डालेगा। फॉर एग्जांपल इफ ही हैज अ बिजनेस ऑफ से सेलिंग व्हील्स का बिजनेस है, या ग्लास का बिजनेस है, विंडो ग्लास जो होती है, विंडो पेन्स होती हैं जो गाड़ी की है कुछ, उनका बिजनेस है, तो वो डिस्क्रिप्शन में कमोडिटी डालेगा। ही विल नॉट से कि आई हैव सोल्ड अ कार,
if he is not sold it, right? So this section is strictly liability and applies strict liability and applies to both sellers and those who are selling goods in the course of business. यानी कि ये सेक्शन बहुत क्लियरली ये बताता है तुम डिस्क्रिप्शन जो दे रहे हो बीइंग द सेलर किसी भी कंज्यूमर को, यानी कि उसका जो इनवॉइस दे रहे हो वो करेक्ट तुम दे रहे हो, ये भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक सामान देना तो है ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक सामान का बिल देना, डिस्क्रिप्शन देना और कितना क्या बेचा है सिर्फ उतना वही लिखना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं कि आपने किसी को एक फ्रिज बेचा लिख दिया कि 2 फ्रिज बेचे हैं या 2 टीवी बेचे हैं या कोई भी ऐसा 2 प्रोडक्ट्स पे। सो कमोडिटी की क्वांटिटी, क्वालिटी, उसका डिस्क्रिप्शन, क्या पार्ट है, क्या नेम है, करेक्ट नेम ऑफ दैट प्रोडक्ट, एवरीथिंग अप्लाइज इन सेक्शन 13 कि अगर उसने वो नहीं करा सो अंडर सेक्शन 13 ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1979 के अगेंस्ट उसको कॉम्पनसेशन कंज्यूमर उससे मांग सकता है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 13 में क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको मुझे डिस्क्रिप्शन भी ठीक से प्रोवाइड करनी थी, ये आपकी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी थी कि आपको मुझे देना है, ठीक है। सो द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स डज नॉट अप्लाई एनी डिफेंस। अपने आप को आप बचा नहीं सकते, मतलब अगर आपने कोई काम गलत करा है तो। नाउ सेक्शन 14 जो है, 14 के भी 2 पार्ट्स हैं, सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 3 है। वो क्या कहता है? सबसेक्शन 2 जो है 14 का, वो ये कहता है दिस सेक्शन डील्स विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। क्वालिटी 12 में नहीं था, 14 में क्वालिटी है। क्वालिटी इंक्लूड्स दैट, क्वालिटी का मतलब है कि जिस पर्पस के लिए वो प्रोडक्ट बनाया गया है वो पर्पस उससे रिजॉल्व हो। फॉर एग्जांपल टीवी इज मैन्युफैक्चर्ड, सो टीवी इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड टू ईट, खाने के लिए तो टीवी बना नहीं है। फ्रिज भी टीवी खाने, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीजें हैं ये खाने के लिए नहीं बनी है, ये फूड आइटम्स नहीं है। तो इनका क्या नेचर है, ये अपने उस नेचर के हिसाब से कि कमोडिटी का क्या नेचर है टू सर्व द कंज्यूमर्स, ये वो नेचर सर्व करे हमारी कमोडिटी जो हम बेच रहे हैं, दैट इज व्हाट क्वालिटी इंक्लूड्स। ऐसा नहीं है कि टीवी बेच दिया, टीवी बहुत अच्छा दिखता तो है, उसकी शो भी बहुत अच्छी, कलर इज ऑल्सो गुड, डिजाइन इज ऑल्सो गुड, एवरीथिंग इज वेरी गुड, बट इट डजंट वर्क। तो उसका मेन पर्पस जो है चलने का वो नहीं अगर सर्व हो रहा, तो इसका मतलब आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट की ठीक नहीं। Am I audible? 14 सबसेक्शन 2 सेक्शन जो है वो ये बोलता है कि हम क्वालिटी को सर्व करेंगे, जो भी हम कमोडिटी को सर्व सेल कर रहे हैं उसकी प्रॉपर क्या, उसका जो है प्रॉपर फिनिशिंग हो, क्वालिटी का एक्सेप्टेंस हो, वर्किंग मोड में हो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ये सारी चीजें हम क्वालिटी में लेते हैं। कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट में। डिफेक्टिव प्रोडक्ट को आप एज एन फर्स्ट गुड नहीं सेल कर सकते, नया एज एन नया गुड नहीं सेल कर सकते कि हमने नया गुड कुछ दिया उसमें कुछ माइनर डिफेक्ट था तो आप बोल दो कि माइनर डिफेक्ट है ये तो आप खरीद सकते हो इसे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सेफ होना चाहिए और ड्यूरेबल होना चाहिए। सेफ से हमारा क्या मतलब है, ऐसा नहीं हो कि हम सपोज कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड लेकर आए हैं घर पे और उस वो ब्लास्ट हो गया घर आके, तो वो सब चीजें अनसेफ हैं अगर अगर ऐसा होता है तो अब एज अ प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हैं कुछ भी, कोई भी गुड, तो वो सेफ भी होना चाहिए। और ड्यूरेबल का मतलब जितना टाइम आप बता रहे हो, गारंटी कुछ या वारंटी ले रहे हो, तो उतने टाइम तक वो काम भी करेगी आगे, ठीक है। बायर्स कैन नॉट एक्सपेक्ट लीगल रेमेडीज इन अकॉर्डेंस टू दी वेयर एंड टेयर जो हो गया, मिसयूज हो गया किसी चीज का, या आइटम्स जो भी आपने उसको दिए ही नहीं है या उसको जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें वो नहीं ले सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन, आपने अगर गुड सेल कर दिया है ऑलरेडी किसी कंज्यूमर को, उस कंज्यूमर ने वो प्रोडक्ट 1 साल तक यूज कर लिया, तो यूज करने के बाद एक नॉर्मल वेयर एंड टीयर या नॉर्मल लॉस जो होता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करने का, वो रहेगा ही रहेगा, वो होता ही है। सपोज कि आपने कोई पेन लिया है, अब पेन लाइफ टाइम के लिए तो चलेगा नहीं, नॉर्मल वेरिएंट है, उसका एक रिफिल आएगा या तो, या उसकी एक इंक कभी ना कभी खत्म होगी, या उसका जो लाइफ है वो लाइफ उसकी उतना लाइफ तक वो चलेगा। तो आपको कंज्यूमर ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने तो ये प्रोडक्ट पिछले साल लिया था, इसकी लाइफ 6 महीने की थी, अब इस साल ये तो चल नहीं रहा है। तो लाइफ जो है वो लाइफ अगर ओवर हो गई तो फिर सेलर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता। 14 subsection 3 says that any specific purpose for which a commodity is bought by the buyer must be conveyed to the seller by the buyer। मतलब अगर कोई भी कमोडिटी ऐसी है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप खरीदना चाह रहे हैं, तो आप एक बार बता दें वो चीज को,
सेलर को या जो भी चीज है कि इस तरह से हमने ये चीज मैं खरीद रहा हूँ, इस पर्पस के लिए खरीद रहा हूँ, सो दैट आपको जो है सेलर गाइड कर सकता है कि आपको ये चीज चाहिए। तो आपने देखा होगा, हम कहीं मॉल में जाते हैं, कुछ भी खरीदने जाते हैं, तो अगर हम उनको अपना पर्पस बताते हैं कि मुझे एक ऐसी चीज खरीदनी है जो इतने टाइम चल जाए, ये इतना इतना मतलब क्वांटिटी मेरे लिए बहुत रहेगा या कुछ ऐसा, तो देन आपका बेसिकली आपको जो सेलर है वो हेल्प करता है फिर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट को बेचने का, कि आप इस प्रोडक्ट को इस तरह से ले लीजिए या उस प्रोडक्ट को उस तरह से, ये वाला प्रोडक्ट आप खरीदेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ये सारी चीजें बायर जो है सेलर को अपनी रिक्वायरमेंट्स बता के सेलर से कुछ गाइडेंस भी ले सकता है एट द टाइम ऑफ परचेज। पर्पस में भी रिगार्डलेस फॉर दी पर्पस ऑफ विच द कमोडिटी इज कॉमनली बॉट। जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम वो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो तो ऑफ कोर्स मैच करेगी ही, और फुलफिल वो प्रोडक्ट हमारी उस वो कमोडिटी या प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर हमारे पर्पस को रिजॉल्व करेगा ही करेगा। सेक्शन 15 सेज दैट दी सेल डिटरमिन्ड बाय सैंपल। जो सेल होती है यानी कि सेक्शन 15 ये कहता है कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट के सैंपल को यूज करके उसको देख लेते हैं, सैंपल को यूज करके, जैसे आपने देखा होगा हम कभी कहीं बाहर मार्केट में कुछ लेने जाते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के सैंपल यूज करने के लिए, सैंपल ट्राई करने के लिए रखे होते हैं। जैसे सेंट होते हैं, कुछ काफी सारे सेंट के वो सैंपल्स रख देते हैं कि ये सैंपल्स हैं, आप इनको देख लीजिए, आपको जो पसंद आता है वो बता दीजिए, आपको फ्रेश में वही चीज मिल जाती है। होता है ऐसा कि हम बहुत बार फ्रेग्रेंस को टेस्ट करके तब लेते हैं हम कोई भी पर्टिकुलर सेंट हो गया या कोई परफ्यूम कुछ भी हो गया, या फीमेल्स को ज्यादा पता होगा, जैसे हम कोई भी मेकअप के कोई प्रोडक्ट्स लेते हैं तो वो टेस्टर्स हमें देते हैं पहले, और ताकि हम पर्टिकुलर कलर एग्जैक्टली क्या है, क्वालिटी क्या है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, वो हम चेक कर लें टेस्टर के थ्रू, और फिर हम बाय करें उसको इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गो फॉर इट। तो दोज आर बेसिकली कॉल्ड सैंपल। तो वो सैंपल जो हमने टेस्ट कर लिया, अगर हमें सैंपल पसंद आ गया तो एग्जैक्ट क्वालिटी, क्वांटिटी, कलर सब कुछ हमें एक्चुअल जो प्रोडक्ट हम खरीदेंगे उसमें वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सैंपल आपको दिखाया कि देखो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप इसको यूज करो, आपने आपको लगा अच्छा वो प्रोडक्ट, सैंपल अच्छा लगा और आपने बोला मुझे और खरीदना है, और जो दूसरी क्वांटिटी आपको दे दी है सेलर ने वो प्रोडक्ट को दूसरा निकला, तो ऐसा नहीं हो सकता। देन दैट विल बी अ फ्रॉड कि सैंपल किसी और चीज का दिया और एक्चुअल प्रोडक्ट कोई और दे रहे हैं। तो सेक्शन 15 के अगेंस्ट ये चीज है कि कंज्यूमर अपने आप को सेफ गार्ड कर सकता है कि जो भी क्वालिटी, क्वांटिटी, कलर, एवरीथिंग हमें उसमें मिला है, सैंपल में मिला है, वही सेम चीज हमें आगे इसमें मिलेगी। ठीक है। नाउ व्हाट इज अ कंडीशन इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? I'm sorry. There are like this was basically the meaning of what exactly the law of sale of goods says, or basically what is the definition of law of सेल ऑफ गुड। ठीक है। अब एक होता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, ये तो हो गया लॉ ऑफ सेल और उसकी डेफिनेशन, मीनिंग हमने बहुत क्लियरली पढ़ लिया। ठीक है। एक होता है कि अब इसके एसेंशियल्स क्या क्या हैं। एसेंशियल्स क्या क्या है? एसेंशियल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, आपने देखा होगा हमने फर्स्ट यूनिट में जब पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट तो उसके एसेंशियल्स भी पढ़े थे, फिर हमने सेकंड यूनिट में जब पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, थर्ड यूनिट में भी इसी सेम यूनिट में हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जब पढ़ा था। तो हर चीज का हम पढ़ रहे हैं कि उनका बेसिकली एसेंशियल क्या क्या है, एसेंशियल चीजें या क्या पार्ट्स हैं बेसिकली जो कि कंस्टिट्यूट करते हैं इन सब चीजों को। ठीक है। सो इसमें आगे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बेसिकली क्या कंडीशन है और क्या वारंटी है। कंडीशन क्या होती है और वारंटी क्या होती है। वारंटी हम किसको कहते हैं, वारंटी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स किसे कहते हैं, कंडीशन इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स किसे कहते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लॉ ऑफ सेल्स के बाद, डेफिनेशन एंड एसेंशियल के बाद, वो है कि कंडीशन क्या होती है और वारंटी क्या होती है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कंडीशन क्या है एंड देन वील हैव टू अंडरस्टैंड कि वारंटी क्या है। ठीक है। असेंशियल्स ऑफ लॉ ऑफ सेल ऑफ गुड्स जो है वो इसके बाद हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट मे बी क्लास में। फर्स्टली कंडीशन। सो कंडीशन क्या होती है? अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन व्हिच इज essential to the main purpose of the contract।
which is essential to the main purpose of the contract. यानी कि ये कंडीशन है, इस कंडीशन में ऐसा करना होगा, इस कंडीशन में कंज्यूमर को ऐसा करना होगा, इस कंडीशन में ऐसा करना होगा. So condition, what basically is the condition? It is a stipulation in which the we have to basically follow those conditions. Then only the contract of sales will be applicable, otherwise it will be breached. For example, अगर प्रोडक्ट पे लिखा है, कंडीशन लिखी है, प्लीज पुट इट इन दिस टेम्परेचर. जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा, जो हम ऑइंटमेंट्स आते हैं, दवाई लगाने वाली जो आती है जिसपे हम लगाते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कूल इट, प्लेस इट इन कूल प्लेस या ऐसा कुछ करके. तो आप उसको धूप में अगर रख रहे हैं और फिर वो अपना काम नहीं कर रहा है, तो देन ऑफ कोर्स इट इज समथिंग विच कंज्यूमर डिड नॉट फॉलो अ कंडीशन ऑफ द प्रोडक्ट. कंडीशन ये थी कि वो प्रोडक्ट, सपोज करिए कि प्रोडक्ट को बारिश में नहीं ले जाना, पानी में नहीं ले जाना, यहाँ नहीं रखना, या ये प्रिकॉशंस लेनी है. किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ कंडीशंस बनाई जाती हैं कि वो कंडीशंस की जो देखभाल है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर कोई बिजली का प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, तो उसमें करंट आ सकता है. तो कंडीशन में पहले से ही प्रोडक्ट के साथ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के साथ ये दिया गया होगा कि इस प्रोडक्ट को यहाँ पे पानी में नहीं रखना, या इसके यहाँ पे पानी नहीं जाना चाहिए, या किसी भी तरह से, सो दैट अदरवाइज इसमें शॉक लगने का चांसेस है या कुछ भी ऐसा. तो कंडीशन इज बेसिकली दैट स्टिपुलेशन विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, कोई भी वो कंडीशन कंज्यूमर ने ब्रीच कर दी, नहीं फॉलो किया, जैसा कि कंडीशन पे बताया गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, बाय द सेलर, तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में फिर वो कॉम्पेंसेशन नहीं क्लेम कर सकता, या कंज्यूमर ये नहीं कह सकता कि ये प्रोडक्ट अब तो चल नहीं रहा. आपको बताया, अगर पहले से बताया था, इट वाज अ कंडीशन दैट इट वाज नॉट टू बी प्लेस्ड इन वाटर और अंडर द सन और अंडर द मे बी व्हाटएवर, जो भी आपने कंडीशंस फुलफिल नहीं करी, तो फिर आप उसकी क्लेम नहीं कर सकते कि ये अब प्रोडक्ट चल नहीं रहा है या अब ये प्रोडक्ट खराब हो गया. जैसे होता है ना, बहुत बारी किसी, आपने सपोज आपको इलेक्ट्रॉनिक कोई फोन हमने खरीदा और उस फोन में क्लियरली था और कंडीशन था कि फोन को अगर हम पानी में रखेंगे तो खराब हो जाएगा, और आपका फोन पानी में चला गया और आप फिर दोबारा वापस जाके उसको सेंटर पे दे रहे हो और कह रहे हो कि मेरा प्रोडक्ट खराब हो गया, अभी तो वारंटी में है, इसकी कंडीशन देखो आप क्या है. तो बेसिकली ऑब्वियसली चाहे वो वारंटी में हो भी या ना भी हो, कंडीशन आपने फॉलो नहीं करी. आपको बताया गया था ऑलरेडी पहले ही एट द टाइम ऑफ सेल कि पानी में ये वर्क नहीं करेगा, आपने डाल दिया, तो फिर ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर कंडीशन को ब्रीच करने के लिए अब आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. ठीक है, और फिर आप बेसिकली उसका जो भी आपकी कोई कॉम्पेंसेशन का अगर कोई रिक्वेस्ट भी आता है, कुछ भी है, तो सेलर जो है ही इज फ्री टू रिजेक्ट दैट. नाउ व्हाट इज वारंटी? Warranty is a stipulation which is a collateral to the main purpose of the contract. Sorry, condition essential है, ये collateral है. If there is a breach of warranty, the affected party can only claim the damages and has no right to reject the contract. अब ऐसा नहीं कि अगर किसी कोई प्रोडक्ट वारंटी में है तो आप उसको ये बोलो कि मुझे नया प्रोडक्ट ला कर दे दो, मेरा प्रोडक्ट नहीं काम कर रहा है तो मुझे ला कर दे दो नया प्रोडक्ट, मैं तो रिप्लेसमेंट मिलूंगा. वारंटी का मतलब होता है कि आपके उसी प्रोडक्ट को जो आपने खरीदा है, नॉर्मल सिचुएशन में वो चलता रहेगा. नहीं चल रहा है तो कंपनी आपको वो चीज को ठीक करके तो देगी. ऐसा नहीं होगा कि मतलब इट विल नॉट बी द केस कि आपको वो नया प्रोडक्ट दे दे क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट लिया वो चल नहीं रहा है. ठीक है, सो वारंटी इज बेसिकली दैट. डिफरेंस अगर हम देखना चाहें तो डिफरेंस ये होगा इन दोनों में, 2-3 पॉइंट्स का है. कंडीशन जो दोनों का ऊपर आ गया, कंडीशन जो है स्टिपुलेशन, इट इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एंड वारंटी इज द कोलैटरल टू द मेन पर्पस. ये एक तरीके से एडिशनल कोई हेल्प दी गई है. एडिशनल वारंटी जो है एडिशनल कोई चीज दी गई है. ठीक है, प्रोडक्ट के साथ, यानी कि प्रोडक्ट अगर खराब होता है, फ्यूचर में कुछ होता है, तो हम आपकी हेल्प कर देंगे इसको रिप्लेस करने में, कुछ ऐसा करने में, बट इट डजंट मीन कि हम आपको नया प्रोडक्ट दे देंगे. ठीक है. For the breach of the condition, the affected party can abandon the contract of sale. वो contract of sale को खत्म कर सकती है. For the breach of the warranty, the affected party can claim only damages. वो ऐसा नहीं कि वारंटी अगर आपने ब्रीच कर दिया है तो बेसिकली जो आपको डैमेज हुआ आप सिर्फ वो क्लेम कर सकते हैं, आप पूरे प्रोडक्ट का प्राइस नहीं क्लेम कर सकेंगे. A breach of condition may be treated as a breach of warranty. This happens if the affected party decides to claim the damages only.
और ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी इन एनी वे ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, यानी कि ये दोनों चीजें इंटर रिलेटेड। ये थर्ड पॉइंट जो डिफरेंस का हो गया वो ये हो गया कि अगर आप ब्रीच ऑफ कंडीशन कर रहे हैं तो ब्रीच ऑफ वारंटी तो कंसिडर हो जाएगी, बट ब्रीच ऑफ वारंटी, क्योंकि वो छोटा पार्ट है वारंटी वाला जो है, तो ब्रीच ऑफ वारंटी जो है वो ब्रीच ऑफ कंडीशन ट्रीट नहीं होगा इन एनी वे। So there can be a number of express conditions and warranties in the contract of sales. जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ एक अटैच बहुत बड़ा ना हमको हाउ टू यूज, व्हाट आर द डायरेक्शंस टू यूज, ये सब चीजें ना अंदर एक पूरा पेपर हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म में आता है कि हाउ टू यूज दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। उसमें कंडीशंस भी होती हैं कि ऐसा होगा तो आपको ऐसा करना है, इफ दिस मतलब इफ एंड देन क्या होगा। तो ये जो होती है ये सब कंडीशंस होती हैं, इफ देन एल्स वाली कंडीशंस होती हैं कि इफ ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ देन आपको ऐसा करना है, इफ ऐसा हुआ तो आपको ऐसा करना है, ठीक है, या आपको ये नहीं करना है, अदरवाइज आप वारंटी के बाहर हो जाओगे, आपका प्रोडक्ट ही वारंटी से बाहर आ जाएगा। जैसे कि फोन अगर हमने बताया और वारंटी 1 साल की है कि आपका 1 साल तक अगर फोन नहीं चलेगा या कुछ होगा तो हम फ्री रिप्लेसमेंट करके देंगे चीजों का या कुछ भी होगा, लेकिन अगर कंडीशन में ऑलरेडी लिखा था कि दिस प्रोडक्ट हैज टू बी केप्ट आउट ऑफ वाटर और समथिंग, और आपने पानी में जाकर डाल दिया तो फिर वो वारंटी में काम नहीं करेगा। क्लियर है आपको? सो इट इज दैट वी ईदर वी हैव टू फॉलो ऑल द कंडीशंस टू यूज द वारंटी, और कंडीशंस एनी हाउ आर टू बी यूज्ड, बिकॉज अगर कंडीशंस हमने नहीं फुलफिल करी, फॉलो करी, तो फिर उसके हिसाब से हमको अदरवाइज भी लॉस हो सकता है कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है सेल का कॉन्ट्रैक्ट ही हमारा अबंडन हो सकता है। ठीक है, तो जो भी इम्प्लाइड कंडीशंस एंड द वारंटीज आर कंटेन्ड इन द सेल्स ऑफ गुड्स जो है वो सब इसमें imply होती है basically। we I mean these are all given, those are all warranties and conditions are given in this particular sale of good act। ठीक है, we will also cover in that next class की what are those types basically of the warranties and conditions, की कौन सी types of warranties होती है वो मैं next class में आपका cover करवाऊंगी। ये clear हो गया आप सभी को? यहाँ तक clear हो गया है? मतलब meaning समझ में आ गया हमको basically? किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे बताइए। There are 2 more minutes for the class। आप सभी ने अपने सारे असाइनमेंट सबमिट कर दिए? किसी को कुछ असाइनमेंट में पूछना है? किसी का कोई असाइनमेंट रह गया हो जो आपको लगता हो कि आपने करना है? Anybody has got any questions? ठीक है, then you guys can leave।